सो हाय, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। 10 मिनट में या 15 मिनट में मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर को हम खत्म करने जा रहे हैं। और वीडियो को अच्छे से देख के आप ये देख सकते हो कि आप कितना इंप्रूव कर पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। बट चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी नई वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्या केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज़ जो है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो, हमारे पास जब भी कोई केमिकल एंटिटीज़ होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब वो 2 या 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो वो कोई तीसरी चीज़ बना देते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे E2 गैस मिलती है B2 गैस के साथ और बनाती है 2 टाइम्स AB गैस। और ये तुम्हें पता है, यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट एट विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन dt ये बनाता है हमारा प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। मतलब किस रेट से हमारा रिएक्टेंट चेंज होता है, तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? देखो, हमने सेम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे रखी है। A2 गैस रिएक्ट्स विद B2 गैस बनाती है 2 टाइम्स AB गैस, ठीक। बट इससे पहले आप देख लो हम एक्टिव मास किसे कहते हैं। देखो, एक्टिव मास हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। जो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, मोलैरिटी जो जिसको हम कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोल कंसंट्रेशन। या आपके पास कोई गैस है तो उसके पार्शियल प्रेशर को हम कहते हैं एक्टिव मास। यहाँ पे मतलब एक्टिव मास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन या हमारा पार्शियल प्रेशर गैसेस के टर्म्स में हमारा क्या है? एक्टिव मास, ठीक। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हमारे पास जब A2 गैस है, ये रिएक्ट करती है B2 गैस के साथ, तो ये बनाती है 2 टाइम्स AB गैस। और यहाँ के इसके बाद लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। और ये लॉ हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करके देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर रियर स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो हो गया क्या हमारा? रेट लॉ। तो इसके बाद हम कोई कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम के कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस बेसिस पे हम अब डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरीके से दूसरे की कंसंट्रेशन, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर लगा के हमारा रेट लॉ यहाँ पे बनता है, जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, N2 गैस मिलती है 3 टाइम्स H2 गैस के साथ, बनाती है 2 टाइम्स अमोनिया गैस। N2 गैस, H2 गैस और अमोनिया गैस यहाँ पे। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? ROR इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3, ठीक। यहाँ पे भी हमारा रेट लॉ एप्लीकेबल हो गया, ठीक, जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, ये वाली रिएक्शन जो यहाँ पे है, यहाँ पे A2 से B2 बनता है, फिर ये बनता है 2 टाइम्स A2 और B2 मिलकर बनाता है 2 टाइम्स AB, और एरो की हेडिंग जो है वो एक ही तरफ है, तो इसे कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो जब हम देखते हैं हमारे पास ये वाली रिएक्शन N2 जब H2 के साथ मिलती है, अमोनिया बनाती है, यहाँ पे ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो आगे भी जाती हैं पीछे भी जाती हैं, ठीक। तो होगी एक तो रिवर्सिबल जो हमने ऊपर देखी, रिवर्सिबल जो हमने यहाँ देखी। अब ये वाला चैप्टर है, ये डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में आता है? जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखा है ये वाली रिएक्शन है, तो इसी बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, A टाइम्स A ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये हमारा केमिकल एंटिटी है, केमिकल सब्सटेंस है। ये दूसरा है, इसका B है, B टाइम्स B, और C टाइम्स C बनाता है और D टाइम्स D बनाता है। ये हमारी रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, जब हम रिएक्शन को इस डायरेक्शन में लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड, आगे के लिए रेट कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के फॉरवर्ड, मतलब रेट कॉन्स्टेंट फॉरवर्ड का, इंटू रिएक्टेंट्स की, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ये है, इनकी कंसेंट्रेशन और इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देते हैं, ठीक। इसी तरीके से बैकवर्ड के लिए क्या लिखेंगे? बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन, ये वाले यहाँ पे जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये रिएक्टेंट्स बनते हैं, जब इस डायरेक्शन में जाती हैं तो ये वाले रिएक्टेंट्स बनते हैं। तो इसी तरीके से ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी हमने लिखा है क्या? रेट लॉ, ठीक, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसके बाद देखते हैं, देखो ये हमने ग्राफ लिखा, ये हमारी रेट है, ये हमारा टाइम है। देखो, जब हमारे इनकी कंसंट्रेशन पहले सबसे ज़्यादा थी और इनकी ज़ीरो थी, तो रेट यहाँ पे मतलब टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, दैट मीन्स फॉरवर्ड रेट डिक्रीज होगी। मतलब ये ऐसे ऐसे जाके रेट डिक्रीज होगी टाइम के साथ। और जब ये टाइम के साथ हम देखते हैं इनको, तो ये बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दैट मीन्स बैकवर्ड रेट बढ़ेगी टाइम के साथ। और ये बैकवर्ड रेट बढ़ रही है टाइम के साथ, ये रेट है और ये हमारा टाइम है, तो रेट बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड की रेट बैकवर्ड की रेट के बराबर होगी, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है?
इक्विलिब्रियम पे होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इन दोनों को देखते हैं, जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें के एफ अपॉन के भी बनाता है ये वाली टर्म, और जब ये वाली टर्म बन गई हमारी तो इसी को हम के एफ अपॉन के भी बनाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जिसकी डेफिनेशन ऐसे है, मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी टाइम्स सी की कंसेंट्रेशन टू द पावर सी, इसी तरह डी अपॉन डी प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन और उनका पावर अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन अपॉन उनका पावर। ठीक हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम के पे क्या होता है, मेन पॉइंट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक, यहाँ पे बी होगा। ठीक, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप्स चेंजिंग। जब हमारा इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद होती है, मतलब हमें लगता है स्टैटिक है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनता है उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी होता है। इसी तरीके से हमें लगता है इक्विलिब्रियम पे स्टैटिक है, बट स्टैटिक नहीं होती है, बट कंसंट्रेशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि जितना बनता है उतना टूटता भी है। ठीक, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसको हम जब हमें हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिए होंगे, मतलब गैसेज होंगे, तो हम केपी को डिफाइन करते हैं, और जब हमारे ये मतलब मोलर कंसंट्रेशन में होंगे तो हम केसी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ पे एक्टिव मास हमारा क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक, अब रिलेशन अपॉन केपी एंड केसी, जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमारा केपी किसके बराबर होता है, केपी बराबर होता है के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, और यहाँ पे हम डेल्टा एन जी के बारे में देखें तो ये हमारी सेम इक्वेशन है जो ऊपर थी, ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी, सी टाइम्स सी, डी टाइम्स डी। और डेल्टा एन जी क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स में जितने मोल्स होंगे गैसेस के माइनस जितने रिएक्टेंट्स के मोल्स होंगे गैसेस में। ठीक, मतलब ये सारी गैसेस है, तो सी प्लस डी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू डेल्टा एन जी हो गया हमारा डेल्टा एन जी भी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। देखो, हमारे पास अगर कोई एक इक्वेशन है, दूसरी केमिकल इक्वेशन है, तीसरी, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो यहाँ पे देखते हैं जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, देखो ये हमारा K1 था, मतलब A गिव्स B है, ये एक रिएक्शन है, तो हमारा K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो K उल्टा होगा। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर K1 है, जब हम A गिव्स B लिखते हैं तो K होगा, जब हम B गिव्स A लिखते हैं तो 1/K होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, इसी तरीके से रिएक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं विद n, मतलब हमारा a गिव्स b, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स a गिव्स b, तो हमारी रिएक्शन में पावर चढ़ जाता है n, मतलब यहाँ पे पावर चढ़ेगा 2। ठीक, इसी तरीके से रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, दो रिएक्शंस को जब ऐड करते हैं तो इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिवाइड होते हैं। ये हो गया ये। अब इसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसे हम डीओडी कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। डिफाइंड फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है, 10 मोल्स के लिए नहीं, हम एक मोल रेफरेंस लेते हैं, उसी हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं, मतलब एक मोल में कितना टूटा। लेट अस एज्यूम कि ये हमारे पास एक PCl5 गैस है, तो ये टूट के देती है हमें एक मोल PCl3 और एक मोल Cl2। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर हमारा PCl5 का एक मोल है तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे 0 मोल्स है, ये भी 0 मोल्स बने हुए हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तो एक मोल से 0.2 मोल टूटा, किसका, PCl5 का, और बना 0.2 मोल PCl3 का, 0.2 मोल Cl2 का। दैट मीन्स एक मोल से कितना मोल टूटा, वो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये यहाँ पे 0.2 है, और एक मोल से जब टूटेगा तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा। दैट मीन्स अल्फा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनी रिएक्शन सिस्टम इज मैक्सिमम स्टेबल एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन की स्टेट जो होती है, सिस्टम जो रिएक्शन कराता है, तो वो मैक्सिमम स्टेबल कहाँ होता है, जब इक्विलिब्रियम हो। तो एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हमने आगे पढ़ी, तो वो सारी चाहती है कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें। ठीक, तो रिएक्शन चेंज करते हैं एंड ठीक, एंड वांट टू रिमेन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जो भी रिएक्शन में हम चेंज करते हैं तो ये चाहेगी कि हम इक्विलिब्रियम पे रहें, मतलब अगर हम इसको धक्का दे तो ये वापस आएगी इक्विलिब्रियम पे, पीछे खींचे तो वापस जाएगी इक्विलिब्रियम पे, मतलब आप जो भी चेंज करोगे इसमें ये वापस उस चेंज को अपोज करेगा और आएगा खुद किस पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक, तो इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल में जो इन चीज़ों का जब हम चेंज करते हैं तो हमारी रिएक्शन में चेंज कैसा आता है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट देखो ए गिव्स ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इनकी इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज बैक। ठीक, जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज फॉरवर्ड, इनका इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट आगे होगा। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम।
देखो, हमारे पास अगर PCl5 गैस है देती है ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, जब हम वॉल्यूम कंटेनर की कम करेंगे, जब हम वॉल्यूम कंटेनर की डिक्रीज़ करेंगे, गैस के कम मोल की तरफ जाओ। जहाँ पे गैस के कम मोल्स होंगे तो उसी की तरफ जाओ। मतलब आपने वॉल्यूम डिक्रीज़ की, जहाँ पे कम मोल्स होंगे वहीं शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 मोल है। जब आप वॉल्यूम डिक्रीज़ करोगे, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है इस साइड से, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कम मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ होगा, ठीक? इसी तरीके से अगर ज़्यादा हुए तो ज़्यादा मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे तो ये ज़्यादा मोल्स है तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक? अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। जो प्रेशर है हमारे पास, जब हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेट वाली रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जहाँ जिस तरफ मोल्स कम होंगे उस तरफ हमारी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। यहाँ पे मोल्स कम है, शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ये इंक्रीज होगा, ये कम मोल्स की तरफ जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये हमारे ज़्यादा मोल्स की तरफ जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक? तो इसके बाद जाते हैं हम चौथे पे, जो क्या है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जब हम किसी रिएक्शन मिक्सचर में इनर्ट गैस ऐड करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है वो मिक्सचर, तो हम जब उसमें इनर्ट गैस ऐड करते हैं, बट कंडीशन क्या है, हम दो मतलब फेजेस में इसको चेंज मतलब ये ऐड करते हैं। तो पहला क्या है, जब हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम इसमें इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये याद रख लो, ठीक? इसके बाद आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसके टाइम क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे आप जब इनर्ट गैस ऐड करते हो किसी इक्विलिब्रियम वाले मिक्सचर में तो हायर मोल्स की तरफ जाओ, ठीक? मतलब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट प्रेशर में आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में हायर मोल्स होंगे उसी डायरेक्शन में जाओ। मतलब यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल्स है टोटल, यहाँ पे 1 मोल है गैसियस, तो हायर मोल्स की तरफ जाना है जब आप इनर्ट गैस ऐड करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक? तो उसके बाद जाते हैं लास्ट में, जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए अरीनियस इक्वेशन है यहाँ पे। देखो KC इज इक्वल टू KC कैसे चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, ये हमारा ये मतलब हमारा इक्वेशनल कांस्टेंट है और ये हमारा E मतलब नेचुरल लॉ की बेस है, और ये माइनस डेल्टा H एंथैल्पी अपॉन RT, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर और ये KC। जब आप ये बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल टर्म, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये ओवरऑल टर्म बढ़ेगी। जब बढ़ गई मतलब ये नीचे आएगा, E की पावर डेल्टा H अपॉन RT। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, दैट मीन्स ये ओवरऑल घटेगा, तो E का पावर घटेगा, दैट मीन्स ये टर्म घटेगी। ऑल ओवर टेम्परेचर बढ़ने पर KC भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे और भी वीडियोज़ आने वाली है। थैंक यू सो मच।